जालिम ये खामोशी बेजा है, इकरार नहीं इनकार तो हो। जालिम ये खामोशी बेजा है, इकरार नहीं इनकार तो हो। एक आ तो निकले तोड़ के दिल, नगमे न सही झनकार तो हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल के लिए तुर्की एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आ चुका है। तुर्की ने अब तक इजराइल के खिलाफ सिर्फ बातें की हैं, लेकिन अब वे असल मायनों में एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। गजा में 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कातिल अमेरिका के शह पर कितना मौज काट रहा है। लाखों फिलिस्तीनियों को कत्ल करने वाला ये कातिल अभी भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। या फिर यूं कहा जाए कि अमेरिका अपने गैर एलानिया स्टेट के जरिए गजा पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। तुर्की ने इसराइल के जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। न सिर्फ उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, बल्कि अपनी बंदरगाहों पर इसराइल को बैन कर दिया है। लेकिन गौर से देखा जाए तो तुर्की ने ऐसा करने में काफी देर कर दी है। तुर्की के रास्ते ही इसराइल को गोला बारूद और हथियार जाया करते हैं। अभी भी अरब के ममालिक से ही होकर इसराइल को अमेरिका के हथियार जाया करते हैं। पर जुब्बे वाले तो पहले ही अमेरिका के गुलाम हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हफान फिदान ने कहा है कि इसराइल के अफसरों और उनके मिलिट्री जहाजों के लिए उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हकान फिदान ने कहा है कि हमने इसराइल के साथ अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया है। हमने इसराइल के लिए अपनी बंदरगाहें बंद कर दी और तुर्की के जहाजों को इजरायली बंदरगाहों पर रुकने से मना कर दिया। वो कहते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क ने इसराइल के साथ हमारे जैसे कारोबारी रिश्ते खत्म नहीं किए हैं। हम इसराइल में हथियार और गोला बारूद ले जाने वाले कंटेनर जहाजों को अपनी बंदरगाहों में एंट्री करने से रोक रहे हैं और हम इजरायली जहाजों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दे रहे। पर इसराइल मीडिया बता रही है कि भले ही तुर्की ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा हो, पर हमारे जहाजें अभी भी तुर्की का एयर स्पेस यूज कर रहे हैं। यानी धड़ल्ले से तुर्की के आसमान में आना जाना जारी है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की ने फौजी जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, ना कि कमर्शियल एयरलाइंस के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमास ने तुर्की के इस कदम का बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया है और अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से भी इस तरह के कदम उठाने की गुजारिश की है। पर सवाल है कि तुर्की ने तो अपना कलेजा दिखा दिया। सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगाने के बजाय मिलिट्री के हथियारों, गोला बारूद और मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले अफसरों की उड़ानों को रोक दिया। अपने बंदरगाहों को भी एंट्री से रोक लगा दी। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम के तमाम ममालिक इसराइल जाने वाले हथियारों को रोक सकते हैं? शायद नहीं। याद रखिए, हमने कई बार आपको बताया है कि अमेरिका अपने जो हथियार इसराइल के लिए भेजता है वो अरब के दरवाजों से ही होकर गुजरता है, अरब के ही बंदरगाहों से होकर गुजरता है, अरब के ही आसमान से होकर गुजरता है। लेकिन झुब्बे वालों ने बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है, क्योंकि उन्हें अपनी बादशाह ज्यादा प्यारी है। फिलिस्तीन की फिक्र कौन कर रहा है? अरब के देश अमेरिका को अपना आका मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए इसराइल के ख्यालात हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो हमने अभी हाल ही में आपको बताया है किस तरह से तुर्की अपने यहाँ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। वो अपने यहाँ जोर शोर से बंकर और शेल्टर बना रहा है। शायद उसे इस बात का भी डर है कि जिस तरह से इसराइल ने पड़ोसी ईरान पर हमला किया, उसके आम शहरियों को कत्ल किया, इनके फौजी अफसरान को मौत के घाट उतार दिया, ठीक उसी तरह से उस पर हमला ना हो जाए। क्योंकि तुर्की ही फिलिस्तीन का मुहाफिज रहा है, लिहाजा तुर्की ने परवाज के लिए अपने एयर स्पेस और बंदरगाहों को इसराइल के जहाजों के लिए बंद कर दिया। तुर्की ने अमेरिका और इसराइल पर भरोसा करने के बजाय अपनी फौज और अपने लोगों पर ज्यादा यकीन किया है। जाहिर सी बात है, इसराइल को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका इसराइल के जरिए ही अपने मंसूबों को अंजाम देता है। गौर करने वाली बात यह है कि मामला सिर्फ तुर्की के जरिए बम शेल्टर और बंकर बनाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तुर्की ने जुलाई में ही अमेरिका से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बंकर बस्टर बम बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। तुर्की ने बंकर बस्टर बनाकर अपनी ताकत को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। और न सिर्फ वो बंकर बस्टर बम के जरिए अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, बल्कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी तैयार कर रहा है। वरना सोचिए, तुर्की तो खुद नाटो का मेंबर है। उसे आग दिखाने का मतलब पूरे नाटो से पंगा लेना हो जाएगा। पर नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की एक मुस्लिम ममालिक है। अगर कल को तुर्की पर इसराइल हमला भी कर देगा तो नाटो तुर्की का साथ देने के बजाय उल्टा इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा।
लिहाजा ये नेटो भी सिर्फ एक धोखे और छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। तुर्की लंबे वक्त से यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। उसकी एप्लीकेशन भी कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्की ने हर तरह की कोशिश कर लिया, लेकिन उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया जा रहा। इसकी एक खास वजह तुर्की का मुस्लिम मुल्क होना है। चूंकि तुर्की ही वो वाहिद मुल्क है जहां से ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी, जहां से तुर्कों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी, जहां से पूरे यूरोप पर ऑटोमन एम्पायर का खौफ नजर आया था। लिहाजा यूरोपियन ममालिक को हमेशा से इस बात का डर बना रहता है कि तुर्की ने अगर फिर से अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया तो यूरोपियन ममालिक को एक बार फिर से जंगलों, पहाड़ों, दरख्तों और बर्फीली फिजाओं का सैर न करना पड़ जाए। यूरोप के क्रूसेडर्स को मुस्लिमों से बहुत बुरी मार पड़ी थी। बड़े बड़े ईसाई देश मुस्लिमों की छोटी सी फौज से हार गए। कई अंपायर खत्म हो गए। जब धीरे धीरे मुसलमानों का गलबा होने लगा, तब बहुत से ईसाइयों ने अपने हारे हुए इलाकों को छोड़कर नए नए इलाकों की खोज शुरू की और वहां जाकर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका अंजाम भी इन लोगों ने वही किया जो आज फिलिस्तीन के साथ कर रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों ने फिलिस्तीन पर कब्जा करके मुल्क बनाया, उसी तरह से जंगलों और पहाड़ों और वीरानों में आबाद रहने वाली कबायली आबादी को इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू किया, आदिवासियों की जमीनों को हथियाना शुरू कर दिया, उनके घर मकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके मुल्क पर ही कब्जा करके उन्होंने अपने अपने मुल्क बनाने शुरू कर दिए। खैर, तारीख अपने आप को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है। लिहाजा तुर्की खुद को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। हो सकता है कि तुर्की को इस बात का अंदेशा ही हो चुका है कि अगला नंबर उसी का आने वाला है। इसीलिए तो इतनी जल्दी जल्दी नए डेवलपमेंट सुनने को मिल रहे हैं। पर चाहे तुर्की अपने आप को मजबूत कर ले, ईरान अपने आप को मजबूत कर ले, लेबनान अपनी हिफाजत कर ले, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र अपनी हिफाजत कर ले, लेकिन फिलिस्तीनियों की जंग रुक नहीं रही। गजा में फिलिस्तीनियों का कत्ल कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। गजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा 63,000 से ज्यादा हो चुका है और इस जंग को हथियारों के दम पर रोकने की हिम्मत एक भी मुस्लिम ममालिक में नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जोश मलिहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कशमकश ए दहर से आजाद किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।